नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफार्म में। आप देखेंगे कि पहले फेज के लिए आपके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं सी डेट में। तो अब आपके काफ़ी कम समय बचे हैं, तो अंतिम समय में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अच्छे से देखना समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी कड़ी में हमने सारे वीडियो प्रीवियस ईयर का पीछे डाला हुआ है, तो अभी तक आपने देखा नहीं है तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 22 दिसंबर 2021 को जो आपके पेपर हुए थे ऑनलाइन मोड में। तो उसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक छोटी सी वीडियो में देखते हुए चलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, संरचना करने से है। तो आपको वही बताना है, संवेदनात्मक क्षेत्र, उसके बाद संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, उसके बाद चौथा देखेंगे शारीरिक क्षेत्र। तो आपको इसमें से बताना है कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे कि जो आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, तो आपका विकल्प 2 इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ने सीखने से पहले गिलास व बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। आपको ये बताना है कि विकास एक आयामी है। उसके बाद विकास देखेंगे दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है, विकास क्रम अनिश्चित है। आपको इसमें बताना है कि आपको इसमें कौन सा विकल्प होगा। तो आप देखेंगे विकास की दिशा जो होती है वो अधोगामी होती है, अर्थात विकल्प आपका इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। आपको वो बताना है, केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण का, विद्यालय व शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो विकास होता है, परिणाम होता है, वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के बीच परस्पर अंतःक्रिया का संबंध रखता है। तो इसलिए आपका विकल्प इसमें चौथा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा कारक सामाजिक का प्राथमिक कारक नहीं है। आपका निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, वो आपका पूछा है। परिवार, आस पड़ोस, उसके बाद समकक्षी, सरकार। आपको इसमें से बताना है कौन सा कारक नहीं है। तो जो सरकार है वो नहीं है, क्योंकि परिवार भी होता है, आस पड़ोस और समकक्षी भी होता है। तो इसलिए आपका इसमें विकल्प आपका 4 सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास के विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। आपको ये बताना है। पहला आपका देखेंगे दिया हुआ है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास और व्यक्तिगत विकास आपके दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। जो आपका नैतिक विकास है वो इसमें आपका सही होगा। तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रहों को उसके माप के अनुसार वर्गीकृत किया है। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया। फिर उन्हें उसने छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है। आपको बताना है पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी चालक। आपको बताना है किस अवस्था में है। तो जो आपका मूर्त संक्रियात्मक है, बटनों के आधार पर करती है, तो आपका ये विकल्प तीसरा इसमें सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि सी टेट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न सारे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सी टेट में आप देखेंगे जो पेपर है इसमें आपके जो प्रश्न होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। तो सारे प्रश्नों को आप देखते हुए समझते हुए चलेंगे। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, आपको वही बताना है। तो ये आत्मसातीकरण के अंतर्गत आता है। जो आप अपने स्कीमा में परिवर्तन करते हैं, समाहित करते हैं, तो आपका पहला ही विकल्प इसमें आप देखेंगे सही हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वो तर्क देते हैं कि बच्चे का सीखना संदर्भ में होता है। मनोगतिशील, उसके बाद मनोलैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और चौथा आपका व्यवहारात्मक दिया है। तो इसमें आपको बताना है कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो आप जो देखेंगे कि ये आपका सामाजिक संस्कृति है, लेव वाइगोस्की की यहाँ पे बात कही जा रही है, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है। आपको बताना है। सहयोगात्मक, अधिगम का प्रयोग, उसके बाद अंतर
पक्षता का प्रयोग, उसके बाद पार्ट स्केप फोल्डिंग, तो आपका स्केप फोल्डिंग इसमें हो जाएगा, आपका विकल्प यही तीसरा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में आपको बताना है आपका शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक का परीक्षा पर बल देता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, विकल्प आपको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखेंगे, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरे की भाषा, स्वभाव और आशाओं को पहचानता है तथा उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है, उसे आप क्या कहेंगे? आपको ये इसमें बताना है, इसे आप क्या कहेंगे। तो आप देखेंगे कि अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक और आपका तार्किक, आपको इसमें यही बताना है कि उसे आप क्या कहेंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका आ जाएगा अंतर्वैयक्तिक, जो आपका पहला विकल्प दिया हुआ है अंतर्वैयक्तिक, इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरे की मनोदशा, स्वभावों और आशाओं को पहचानता है तथा उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है, तो इसलिए ये आपका अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, आपको बताना है क्या प्रस्ताव रखती है। तो आप देखेंगे पहला आपका दिया हुआ है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। तीसरा में देखेंगे, शिक्षकों की द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषिकता को बिल्कुल ही बढ़ावा नहीं आ गया है, हतोत्साहित, ये दोनों आपका विकल्प नहीं होगा। अब आपका बचा 1 और 2, तो आपको बताना है 1 और 2 में आपका कौन सा विकल्प होगा। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में ये वाला अच्छा है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, तो आपका पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, तो यह क्या सूचित करता है? आपको वही बताना है कि आपका ये क्या सूचित करता है। जेंडर अस्तित्व, उसके बाद जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रस्तुत करता है, तो इसमें चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है, आपको वो बताना है। सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें क्या शामिल है, आपको वही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे पहला दिया हुआ है, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, तो आपका ये पहला विकल्प इसमें तो सही है। आइए दूसरे को देखते हैं, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेखों को तैयार करना, ये भी आपका विकल्प सही है। बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना तथा उन्हें श्रेणीबद्ध करना, श्रेणीबद्ध आपको नहीं करना है, तो ये आपका गलत है। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, तो ये भी आपका सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे पहले में ही दिया हुआ है, तो पहला इस तरह से ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, आपको बताना है। अंतर्निहित सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा है क्या होना चाहिए। तो पहला देखेंगे, मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना, उसके बाद केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, उसके बाद सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना, उसके बाद देखेंगे चौथा दिया हुआ है, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। तो आपको इसमें से विकल्प बताना है कौन सा सही होगा। आप देखेंगे कि सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने और विकास का अनुकूलन करना, तो आपका तीसरा ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया, आपको बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप दूसरा देखेंगे आपका विकल्प दिया हुआ है, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, उसके बाद दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आपको इसमें से बताना है कि हाल ही में संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून आपका पारित किया है। तो जो आप देखेंगे, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्व भागीदारी, आपका दूसरा ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से
कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश के भावना पर सटीक रूप से वर्णन करता है, आपको वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना को सटीक रूप से वर्णन करता है, वही आपको बताना है। तो आप देखेंगे पहला दिया हुआ है, शिक्षक केवल मापन और एक ही तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। केवल और एक ही तरह का दोनों आ गया तो ये दोनों नेगेटिव होता है, तो ये आपका होगा नहीं। शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों को ही प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। कुछ जातीय समूह ये दिया है, ये भी गलत होगा। सारे बच्चों को रखना है, सारे जाति होगा, तो ये भी गलत। शिक्षक की विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की कोई अपेक्षा नहीं होती है, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका चौथा विकल्प आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें आप देख लीजिए, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करते हैं, तो आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है, तो आप पहला विकल्प देखेंगे दिया हुआ है, शीघ्रता से सीखने और उन्हें याद रखते हैं, आपका ये विकल्प सही है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका दिया है शीघ्रता से सीखते हैं और उन्हें याद रखते हैं, तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान होती है, तो आपका इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब दूसरे में आप देखेंगे आपका दिया हुआ है, सतर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीक से अवलोकन करते हैं, ये भी आपका कथन इसमें आपका सही है। और तीसरे में देखेंगे त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो आपका ये भी विकल्प सही है, अर्थात इसमें तीनों आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपका सी में दिया हुआ है तीनों, तो आपका तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। प्रभावशाली नहीं है, नहीं में आपको जवाब देना है। प्रत्यक्ष व स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, आपका ये प्रभावशाली है, तो ये आपका होगा नहीं। उसके बाद आइए अगला देखिए, 3 आयामी नक्शे व चार्ट, तो आपका ये भी होता है प्रभावशाली में, तो ये भी आपका होगा नहीं। उसके बाद देखेंगे ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सके, तो ये भी प्रभावशाली में होता है। तो आपका ये चौथा जो आपका बचता है, तो यही आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप देखेंगे कथन निष्कर्ष से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कथन निष्कर्ष को आपको अच्छे से देखना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए कथन को पढ़ते हैं, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम की विविध मौके मुहैया कराना चाहिए। जी हाँ, ये आपका सही है कथन। उसके बाद तर्क देख लीजिए, सभी बच्चों को सीखने की क्षमता होती है, ये भी आपका विकल्प सही है। और आप देखेंगे इसी में ये वाला निहित है, तो आपका ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो आपका पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य आधिकारिकता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है, आपको ये बताना है कि किसे बता सकती है। तो आप देखेंगे योग्यता की कमी, उसके बाद तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, उसके बाद बुरी किस्मत, आपको इसमें बताना है कौन सा होगा। तो आप देखेंगे एक विद्यार्थी को नियंत्रण से बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, यानी बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। तो आप देखेंगे कि बुरी किस्मत थी, वो कहेगी लड़की की मेरी किस्मत ही हो रही थी, तो आपका विकल्प इसमें पूर्वाग्रह के माध्यम से, तो आपका विकल्प इसमें यही सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको इसमें ये बताना है कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको वही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जी हाँ, पहला विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी आपका सही है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों का ये समूह आपको बनाना ही नहीं है, तो आपका ये गलत है। आकलन की विभिन्न विधियाँ, तो ये भी आपका सही है। तो 1, 2 और 4 जिसमें रहेगा वही आपका सही है। तो 1, 2, 4 आप देखेंगे तीसरे विकल्प में दिया हुआ है, तो आपका यही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है, आपको ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक सहगामी अधिगम युक्ति है, आपको वो बताना है। देखेंगे पहला ढालना दिया हुआ, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथक्करण, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, आपको यही बताना है। तो यही आप पढ़ने से ही पता चल रहा है, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए विभिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, आपको बताना है। व्यवहारवाद, संरचनावाद, आपका स्पष्ट अनुदेशन, उसके बाद सक्रिय अनुकूलन, किसका प्रयोग कर रहे हैं आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे रचनावाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए आपका विकल्प 2 इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे कथन निष्कर्ष, यहाँ पे भी आपसे पूछा है, तो आइए इसको भी देखते हुए चलते हैं। तो आप कथन सबसे पहले देखिए, शिक्षा ढांचे में शैक्षिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक समन्वयात्मक अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। आपको इसमें ये बताना है कि इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो उसके बाद आप देखेंगे, तो ये तो अभी तक आपका कथन सही है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है और इसी के अंदर ये निहित हो जाएगा कथन। तो आपका ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है, आपको वो बताना है। शैक्षणिक कार्यों में जो आपके दिए हुआ है कि शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है, आपको वो बताना है। तो केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा विकल्प दिया हुआ है कि आपका शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की ही दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, तो ये भी आपका होगा नहीं और ये कथन भी आपका नहीं होगा। उसके बाद आइए अगले में देख लेते हैं, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, तो यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विकल्प तीसरा इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन क्या है, आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे पहला दिया हुआ है आपका प्रसंज्ञान दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा विश्लेषण आपका दिया हुआ है और आपका तीसरा मनन दिया हुआ। तो आपका ये तीनों होता है, तो पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि अनिता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं विषय में उत्साहत महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या करना चाहेंगी, आपको वही बताना है कि उत्साहट महसूस कर रहे हैं तो उस शिक्षिका को क्या करना चाहिए, आपको यही बताना है। तो आपको देखेंगे पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इस विद्यार्थियों की अनदेखी करे तथा उस विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे। नहीं, गलत, आपका विकल्प ये होगा नहीं। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, इन विद्यार्थियों को दंडित करे। दंडित की जहाँ पे भी बात आ गई वो आपका होगा नहीं, तो उसको आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। आइए तीसरे को देखते हैं, पाठ में विषय वस्तु पढ़ाने के तरीके में पुनः चिंतन करना। जी हाँ, आपका पुनः चिंतन करें। अगर समझ में बच्चों को नहीं आ रहा है तो उनके हिसाब से बताएं, तो आपका तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए, आपको वही इसमें पूछा है क्या आपको करना चाहिए, आपको बताना है इसमें। तो आप देखेंगे कि पहला दिया हुआ है, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। तो ये आपका गलत है, आप ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है और सबसे अधिक स्मार्ट है, तो ये भी आपका होगा नहीं। इस काम पर करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं हम इस गतिविधि में क्या क्या सीख सकते हैं। तो आपको पढ़ने से ही ये पॉजिटिव लग रहा है, तो आपका यही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो अंतिम पर सीखने की गति है, आपको बताना है सीखने की गति क्या है। पूरी तरह से व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर करती है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारणों पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत व पर्यावरणीय कारणों के परस्पर क्रिया पर निर्भर है, इसके बाद व्यक्तिगत व पर्यावरण कारणों दोनों से स्वतंत्र है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि सीखने की जो गति होती है व्यक्तिगत व पर्यावरणीय कारण दोनों से पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है, तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार से पेपर आपके पिछले बार जो आपके CBT मोड में हुए थे आए थे पेपर, ये था पेपर आपका 22 दिसंबर 2021 को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ऐसे ही हमने सारे दिनों का आपका वीडियो बना के डाला हुआ है, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी वो फायदेमंद होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।